माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। चैप्टर का हमारा एक पेज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था और चैप्टर का नाम था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसका आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमने और टॉपिक का नाम है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझते हैं पहले कि इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में अच्छा है या बेकार है। अगर बेकार है तो उसके रीजंस क्या है, वो टॉपिक है हमारा। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इसमें डिपेंडेंसी रेशियो। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। आप अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं कि अर्निंग हैंड इज अ सिंगल पर्सन, कमाने वाला एक इंसान है आपके फादर, और उनके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं। अब डिपेंडेंट होने की वजह से हमारे इंडिया में पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। पार्टिसिपेशन रेट मतलब कोई भी इंसान प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। फैमिली का एक मेंबर प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बाकी सारे उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अच्छा नहीं है। रीजन बहुत सारे हैं डिपेंडेंट होने के, कि भाई हमारे यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, हमारे यहाँ पे लोगों के यहाँ क्या हो रहा है कि उन्हें घर बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, तो दे बिकम यूजुअल टू डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हम लोगों को घर पे इजीली मिल जाता है तो हम इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि हमें लगता है यार डिपेंड होने में क्या प्रॉब्लम है, पापा कमा तो रहे हैं। जबकि इससे हमारे देश की ग्रोथ कम होती चली जा रही है। देखो क्या लिखते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई। कह रहे हैं ये कुछ ज्यादा हाई नहीं है। इट इंप्लाइज दैट नॉट मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इससे क्या होता है, हमें पता लग रहा है कि काफी सारे लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन द कंट्री। इस वजह से हमारे देश में डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। बेटा रूरल एरियाज आपको बताया था, गांव के एरियाज में हर इंसान, हर मेंबर ऑफ द फैमिली प्रोडक्शन में लगा हुआ है, चाहे उसको पेमेंट कम मिलती हो, फिर भी वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है वो प्रोडक्शन में? क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली इनकम कम है। अगर वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो शायद उसकी फैमिली का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कंट्रीब्यूट तो करते हैं, पार्टिसिपेट तो करते हैं, पर अर्निंग जो है उनकी फिर भी कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया यानी शहरी इलाकों में क्या हो रहा है, कमाने वाला एक है लेकिन वो एक आदमी इतना कमा लेता है कि पूरी फैमिली को चला सकता है। और रूरल एरियाज में उल्टा है कि एक आदमी अगर कमा रहा है तो वो पूरी फैमिली के खर्चे को नहीं उठा सकता। तो इसीलिए हर मेंबर को पार्टिसिपेट करना पड़ता है प्रोडक्शन में। पर वो जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इनकम कमा रहे हैं, वो इनकम इतनी कम है कि अगर सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो शायद फैमिली का खर्चा भी ना चल सके। इसलिए लिखा सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हायर इन रूरल एरियाज। कह रहे रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट इज हायर as compared to urban areas, but the contribution made by rural economy to GDP is lower than that of the urban economy। कह रहे रूरल एरिया जो कंट्रीब्यूट करता है ना जीडीपी में, वो कंट्रीब्यूशन कम है। किसके कंपैरिजन में कम है? अर्बन एरिया। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी यानी कि जीडीपी में जो हम हिस्सा देते हैं। जीडीपी का मतलब सब समझते हैं कि देश में कितना प्रोडक्ट बना, उसमें प्रोडक्शन में जो हिस्सा है किसका ज्यादा है? अर्बन एरिया। भले ही हम काम एक जना कर रहा है लेकिन वो काम इतना कर रहा है कि वो रूरल एरिया से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। कारण क्या है कि रूरल एरिया में लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो रही है। पॉइंट नंबर 3, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। पॉइंट का मतलब समझना, कह रहे रूरल एरियाज में
जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो काम कर रहे हैं उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वुमेन का पार्टिसिपेशन? अभी रीजन बताया कि अगर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करेंगी फैमिली की वुमेन्स, तो क्या होगा, उस फैमिली का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वुमेन्स को भी काम करना पड़ता है। भले ही पेमेंट कम मिले, पूरे दिन काम करने के बाद उन्हें दिन में 3, 3,500, 4,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें काम करना पड़ रहा है। महीने का बता रहा हूं बेटा, पर डे का नहीं बता रहा। तो अगर महीने में 3, 3,500, 4,000 रुपए मिल रहे हैं पूरा दिन काम करके, उन्हें पता हमारे हिसाब से बहुत कम है, पर वो कहते हैं कि सर इसमें हमारे घर का खर्चा, भाई मैं कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ कमा रही है 3, 3,500 रुपए, और एक बेटा वो भी कमा रहा है, तो ओवरऑल 10,000 रुपए हो गए, हम खर्चा चला लेंगे। तो वो कह रहे हैं अगर एक भी पर्सन कंट्रीब्यूट ना करे तो प्रॉब्लम हो जाती है। पर अगर यही हम अर्बन एरियाज की बात करें, यानी कि शहरों की बात करें, तो अर्बन एरियाज के लोग मानते हैं कि 3, 3,500 की नौकरी करने से अच्छा भाई तू घर का काम कर लियो, हम अपने आप देख लेंगे। हमारे पेरेंट्स भी अगर हमें कहते हैं कि भाई 3, 3,500 की जॉब नहीं करनी बेटा, इससे अच्छा तुम घर बैठ जाओ, हम अपने आप देख लेंगे, अभी तक भी तो चल रहा था। तो यही है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुमेन्स की रूरल एरियाज में क्यों है, पढ़ते हैं। The rate of participation of women is higher in, पेज नंबर 3 खोलेंगे, is higher in rural areas as compared to urban areas। कह रहे हैं अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में वुमेन का पार्टिसिपेशन रूरल एरियाज में ज्यादा है। बिकॉज ऑफ, रीजन बताया, बिकॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी, क्योंकि गांव के इलाकों में गरीबी ज्यादा है। ड्यू टू विच women need to get engaged in less productive job to get the low wages। लो wages लेने के लिए भी उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है 1951 से और 2015-16 तक। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी में अभी भी। प्राइमरी मींस एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी मींस इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, और टर्शरी मींस सर्विस सेक्टर, जिसे हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्टिंग सर्विसेज देता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, वो सब आते हैं। जो सर्विस सेक्टर है बेसिकली, आप देखना 1951 में हमारे देश की 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। फैक्ट्रीज में सिर्फ 10% लोग थे और जॉब करने वाले 17% लोग थे। और आज सिचुएशन चेंज है, आज एग्रीकल्चर में 46% लोग हो गए, 72 से कम होके 46 पे आ गए। सेकेंडरी यानी कि फैक्ट्रीज में 10% से 22%, ऑलमोस्ट 21.8% लोग आ गए हैं, और टर्शरी सेक्टर में 17 से 32.1% लोग शिफ्ट हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा देश कहीं ना कहीं सेकेंडरी और टर्शरी को प्रमोट कर रहा है। और अगर आप इस डेटा को और आज की सिचुएशन को एनालाइज करें, हमारे देश में टर्शरी सेक्टर प्रिवेल करेगा आने वाले टाइम में। टर्शरी सेक्टर का मतलब क्या है? जहां पे जॉब करना चाहता है हर इंसान को टर्शरी सेक्टर में जाना है। आप सबसे जब पूछा जाता है तो आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं कि सर हमें टर्शरी सेक्टर में जाना है, हमें जॉब करनी है, दिस फील्ड और दैट फील्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक फील्ड, पर हर बच्चा क्या चाहता है? सर जॉब करनी है। इससे कहीं ना कहीं हमारे देश को प्रॉब्लम होने वाली है, जो हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जॉबलेस ग्रोथ। बेटा ग्रोथ का मतलब तो सब समझते हैं, हमारे देश की तरक्की होना। देश की तरक्की कब होती है? जब देश की जीडीपी बढ़ती है या नहीं? जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश में ग्रोथ होगी। पर एक सिचुएशन ऐसी आ गई है हमारे देश की जहां पे ग्रोथ तो हो रही है, पर ग्रोथ कैसी है? जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब बता रहा था मैं आपको, जब हमारे देश की ग्रोथ हो पर जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन्हें जॉब ना मिले, उसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। देखो, एक होता है कि देश की तरक्की हो रही है और लोगों को नौकरी भी मिल रही है, वो तो एक अच्छी सिचुएशन है जहां पे देश एक्चुअल में ग्रो कर रहा है। बट जब देश की तरक्की हो रही है, यानी कि जीडीपी तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या ऐसा रियल सिचुएशन होती है?
यस होती है। कब होती है? जब हमारा देश प्रोडक्शन करना शुरू कर दे मशीनों की हेल्प से, यानी कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में हम मशीनें ज्यादा यूज करते हैं और लेबर कम। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? देश की तरक्की तो होगी, जीडीपी तो बढ़ेगी, पर लोगों को नौकरियां, ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है बेटा? खुद सोचो। जब लोगों के पास जॉब नहीं होगी यानी कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी तो वो कंज्यूम नहीं करेंगे, और कंज्यूम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन करके क्या करोगे? सिंपल सी बात है। तो दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस। कह रहे इकोनॉमी की ग्रोथ कब होती है? जब जीडीपी बढ़ती है। इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट और थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। कह रहे जीडीपी के बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। भाई प्रोडक्शन बढ़ाने के दो ही तरीके, या तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखो, वो काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, या फिर अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर ले। When a country is growing by increasing unemployment, it is called jobless growth। कह रहे जब देश ग्रो करे लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ग्रो करे, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके थे ना, या तो मशीनें इंप्रूव कर लो या लोगों को जॉब दे दो। तो कह रहे जॉब वाली बात छोड़ो, जब जॉब ना मिले और ग्रोथ हो तो उसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर हो गया बात? आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स मीनिंगफुल। कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगफुल कब होता है? ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कह रहे हैं हमारे देश की ग्रोथ तभी मीनिंगफुल है जब वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ हो, यानी कि सबको नौकरी भी मिले और तब ग्रोथ हो, तब वो मीनिंगफुल है। अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। और वी कैन से जॉबलेस ग्रोथ सिंपली मीन्स यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यानी कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें? कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें कि मशीनें ज्यादा और लेबर कम। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, बाकी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बेटा बाय बाय।